हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 10th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अर्थात केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के विषय में अध्ययन किया था। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं चैप्टर बहुत बड़ा था, इसी वजह से उस लास्ट वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर नहीं हो पाया। इसीलिए चैप्टर का वो पार्ट 1 हमने उसको नाम दिया था और इस चैप्टर के पार्ट 2 में बाकी बचा हुआ पोर्शन हम कवर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 इस चैप्टर का। बच्चों, आपको याद होगा जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो था केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में डीकम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में भी जो टॉपिक चल रहा था वो था लाइट डीकम्पोजिशन अर्थात प्रकाशीय वियोजन, जहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्टेंट अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। A इज टू बन जाता है B प्लस में C इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की उपस्थिति में। और यहाँ पर मैंने आपको समझाया था बच्चों, जैसे सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट की प्रेजेंस में रख दें तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और उसी तरह जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रख दें तो वो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। और इस रिएक्शन का उपयोग हम करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। याद आया बच्चों? लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसी में जैसे हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसी तरह हम पढ़ेंगे अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के विषय में। बच्चों, जैसे आपको याद होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन थे? जहाँ पर रिएक्शन होते होते प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट एनर्जी भी निकलती थी अपने आप, तो वो रिएक्शन कहलाते थे एक्सोथर्मिक। वैसे ही बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये कुछ रिएक्शन इस प्रकार के होते हैं जहाँ पर रिएक्टेंट्स को अभिक्रिया कराने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, एनर्जी हमें देनी होती है, वो भी किसी भी रूप में, चाहे वो प्रकाशीय ऊर्जा हो, चाहे वो ऊष्मीय ऊर्जा हो, चाहे वो विद्युतीय ऊर्जा हो। द रिएक्शंस विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझे बच्चों? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यदि हिंदी में आपको समझाऊं मैं, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ये जस्ट उल्टी होती है किसके? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, क्योंकि ऊष्माक्षेपी में हीट देनी नहीं होती हमें, वहाँ पर हीट खुद से निकलती है। लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रिया में हमें रिएक्शन करवाने के लिए खुद से हीट देनी पड़ती है, खुद से एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर बच्चों? अब हम पढ़ते हैं बच्चों एंडोथर्मिक के विषय में, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों, एंडोथर्मिक मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर हमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी है ताकि रिएक्शन हो और हमें प्रोडक्ट मिल जाएं। ठीक है बच्चों? और यहाँ पर भी बच्चों एक रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, इसीलिए इसको वियोजन अभिक्रिया के अंडर में या डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर में इस श्रेणी को रखा गया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी। अब बच्चों हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के विषय में। जैसे टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें अगला जो प्रकार है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या हिंदी में कहें विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित या फिर उसको हटाएगा, क्योंकि ये तब होता है जब कोई ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा रिएक्टिव तत्व किसी दूसरे कम रिएक्टिव तत्व को उसके स्थान से हटा दे। और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बच्चों हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ये टॉपिक आएगा तब आपको समझाएंगे। अभी आप ये जानिए कि ये विस्थापन अभिक्रिया होती क्यों है।
बच्चों जैसे सबसे पहले आप इसमें एग्जाम्पल को देखिए, Fe प्लस में CuSO4 इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है बच्चों, FeSO4 प्लस में Cu। इस एग्जाम्पल से ये हमें समझ में आ रहा है बच्चों कि आयरन Fe CuSO4 सॉल्यूशन में जब डाला जाता है, कॉपर सल्फेट विलयन में जब इसको डाला जाता है आयरन को, तो आयरन कॉपर को हटाकर खुद बन जाता है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर को अलग कर देता है, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उससे ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए कॉपर को हटाकर खुद फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना देता है और कॉपर अलग हो जाती है। इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया। इस टेस्ट ट्यूब में बच्चों कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें जब ये आयरन की नेल्स, ये लोहे की कीलें जब डाली गई तो क्या होता है, धीरे 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 ये जो आयरन है, आयरन नेल्स, ये जो लोहे की कीलें हैं, इसका जो आयरन है उस कॉपर सल्फेट विलयन में घुलता जाता है और खुद बनाता है आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, और वो जो कॉपर सल्फेट था उसमें से कॉपर को निकालकर अलग कर देता है। इसीलिए इसको कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हम प्रैक्टिकल करवाते हैं बच्चों, तो भी ये प्रैक्टिकल आपके सामने करवाया जाता है और आप देखते हैं उसमें कि कैसे ये नीले रंग का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस तरह से हरे रंग का फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनता जाता है, उसका रंग बदल जाता है, क्योंकि नीले रंग का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जब कॉपर हटता है और उसकी जगह आयरन आता है तो बनता है फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कुछ हरे रंग का होता है। तो जब आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो आप इसको देखिए और तब आपको ये रिएक्शन अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हिंदी में देखिए बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया जो अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो आयरन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को अलग करके खुद जाके उसकी जगह जुड़ जाता है और FeSO4 बना देता है। ठीक है बच्चों, तो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यही चीज़ इंग्लिश में यहाँ समझाई थी बच्चों कि द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि इस आयरन ने इस कॉपर को हटाकर खुद फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया। समझ में आया बच्चों? और अगला इसमें नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, जिंक प्लस में CuSO4 इज इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस में Cu। ये रिएक्शन बिल्कुल सेम वैसा है जैसे आपने अभी आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का देखा। उसमें भी जिंक कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक कॉपर को हटाकर खुद ZnSO4 बना देता है और कॉपर को अलग कर देता है। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल था, क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात जानने की ये है कि अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट से कम रिएक्टिव है तो क्या वो उसको डिस्प्लेस कर पाएगा? तब क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है? बताओ बच्चों, सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट अपने से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दे उसके सॉल्यूशन में से और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दे? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, रिएक्शन हो ही नहीं सकता। बच्चों रिएक्शन तभी होगा जब कोई एलिमेंट उस सॉल्यूशन वाले एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव हो। जैसे कि आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देता है, क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, ज़्यादा अभिक्रियाशील था, और जिंक ने भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील था, ज़्यादा रिएक्टिव था। लेकिन यदि कोई दूसरा एलिमेंट होता जो कि इस कॉपर से कम रिएक्टिव होता तो वो रिएक्शन नहीं होता। जैसे यदि मैं बोलूँ इस आयरन की जगह गोल्ड Au, अगर Fe की जगह मैं Au रख देता गोल्ड, तो गोल्ड इस कॉपर सल्फेट में से इस कॉपर को अलग नहीं कर सकता था। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो ही नहीं सकता था। रिएक्शन ये तभी होता है जब एक एलिमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तभी वो उस सॉल्यूशन में से उस कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा सकता है, उसको डिस्प्लेस कर सकता है, वरना ये अभिक्रिया नहीं होगी। समझ में आया बच्चों? अब अगला हम सीखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें आपको मैं जनरल तरीके से बताऊं, इसे बोलते हैं अपनी अपनी खिचड़ी बांटना। समझे बच्चों? जैसे कि आप अपने क्लास में राजमा चावल लेके आए, दूसरा बच्चा रोटी सब्जी लेके आया, तो क्या करा आपने, थोड़ी रोटी तो उसको दे दी और उसका थोड़ा राजमा चावल खुद ले लिया, तो दोनों का भला हो गया ना इससे। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी प्रकार के रिएक्शन होते हैं जहाँ पर तत्व आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों? दिस इज द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस का म्यूचुअली एक्सचेंज होने से जो नए प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण होता है और दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो बच्चों, इसमें Na2SO4 सोडियम सल्फेट आपको दिया हुआ है। जब सोडियम सल्फेट को हम रिएक्ट करवाते हैं BaCl2 से, बेरियम क्लोराइड से, तो देखो बच्चों दोनों में जो आयन्स है वो कैसे इंटरचेंज होते हैं। Na2SO4 में से जो सोडियम है Na, वो चला जाता है Cl2 के पास, और जो Cl2 के साथ Ba था बेरियम, वो आ जाता है SO2 के साथ। ठीक है, और जब प्रोडक्ट बनता है तो क्या बनता है, BaSO4 प्लस में NaCl। देखो आप ध्यान से देखो बच्चों, Na और Ba उन दोनों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो गई है, आपस में एक दूसरे ने एक दूसरे का स्थान ले लिया है। देखो बच्चों, Na2SO4 और BaCl2 रिएक्शन, Ba चला गया SO4 के साथ और Na2 वो चला गया 2Na बनकर Cl के साथ, Cl2 के साथ, और Cl2 और Na2 की जगह हमने लिख दिया 2NaCl। इक्वेशन बैलेंस है बिल्कुल, दोनों तरफ Na भी बराबर हैं, Cl भी बराबर हैं, SO4 भी बराबर हैं और Ba भी बराबर हैं। तो मतलब जो रिएक्शन हमने करके दिखाया ये बिल्कुल केमिकली इक्वेशन जो है ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, और यहाँ पर बेरियम और सोडियम ने एक दूसरे का स्थान ले लिया है। इंटरचेंज इन लोगों ने, इन आयंस ने आपस में किया और नया प्रोडक्ट आपके सामने आया। पहले था सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, और लेकिन जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो बन गया ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जबकि ऊपर जो दिया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहाँ पर सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट हुई थी, जैसे आयरन ने कॉपर को हटाकर आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बना दिया था और कॉपर अलग हो गया था। लेकिन यहाँ पर देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ भी अलग नहीं हुआ, उसने सोडियम ने बेरियम का स्थान लिया और बेरियम ने सोडियम का स्थान लिया, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा गया। अब आगे चलते हैं बच्चों, उपचयन एवं अपचयन। ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है, एक प्रकार का रासायनिक ये भी अभिक्रिया है जिसे उपचयन और अपचयन कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नंबर 5 देखिए बच्चों, दिखाई दिया सभी को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन बच्चों नाम से ना आप याद रखना हमेशा, जब भी ऑक्सीडेशन की बात आएगी, उपचयन बोलते हैं इसको हिंदी में, उपचयन। ऑक्सीडेशन का ओ और उपचयन का उ, तो मतलब उ या ओ, इसके नाम से पता चल जाएगा कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चों, याद रखना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। जैसे कि कार्बन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है तो बना क्या, CO2 गैस। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई है बच्चों, देखो, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा गया है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली तब होता है जब हम किसी को जलाते हैं, किसी भी पदार्थ को। जैसे कार्बन को हमने जलाया, जैसे कोयला हमने जलाया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक भी होता है, याद करो बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और कम्बिनेशन रिएक्शन भी है, संयोजन अभिक्रिया भी है, और ऑक्सीडेशन भी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है कार्बन के साथ, और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ के आई है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन कहा गया है। क्लियर? अगला एग्जांपल देख लो बच्चों ऑक्सीडेशन का, उपचयन का। 2Cu प्लस में O2 जब हीट दी जाती है तो बनता है 2CuO। तो देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया ना,
तभी कॉपर ऑक्साइड बनाया उसने, CuO। और अगला देखो बच्चों, CuO को जब हाइड्रोजन से ट्रीट करवाया तो उसमें से ऑक्सीजन हट गई कॉपर में से। कॉपर ऑक्साइड को जब हमने हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई, हीट दी, उसके बाद देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जाकर मिल गई और बन गया पानी, और कॉपर से ऑक्सीजन हट गई। बेटा ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, कॉपर ऑक्साइड का जब हमने हाइड्रोजन से ट्रीट कराया तो इसमें दो रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। इसमें कॉपर से ऑक्सीजन हट भी रही है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ भी रही है। तो यदि हम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को जुड़ते हुए देखें तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, जैसे पानी बन रहा है बाद में, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन इसका उल्टा होता है एक अभिक्रिया, रिडक्शन, अपचयन। हिंदी में जब बताएं आपको हम, तो वो होता है अपचयन। अपचयन में बेटा क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन हट जाती है। जैसे उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ गई थी, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 बन गया था उपचयन में। अपचयन में उसके उल्टा होता है। अपचयन में क्या होता है बच्चों, इसमें ऑक्सीजन हट जाती है। जैसे कि ये रिएक्शन आप देख रहे हो, CuO प्लस में H2 इज इक्वल्स टू बना Cu प्लस में H2O। कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गई। तो ऐसे में कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होने से ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिल गई, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये दोनों चीज़ इकट्ठी चल रही हैं बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर दोनों इकट्ठा चल रहा है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गई तो कॉपर का तो हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और हिंदी में ऑक्सीडेशन उपचयन और रिडक्शन मतलब अपचयन। अपचयन में ऑक्सीजन हट जाती है किसी भी प्रोडक्ट से या फिर उसके रिएक्टेंट से, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है जब प्रोडक्ट बनता है। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है बच्चों, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्लियर बच्चों। ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट बनते बनते जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, और रिडक्शन में जो ऑक्सीजन किसी रिएक्टेंट में जुड़ी होती है वो ऑक्सीजन हट जाती है प्रोडक्ट बनते हुए, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन या अपचयन। तो मुझे आशा है कि बेटा आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर। आगे देखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अ डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होता है और क्या क्या इसका इफेक्ट होता है। देखो बच्चों, पहला है इसमें कोरोजन। कोरोजन होता है बच्चों जंग लगना। जब भी कोई पदार्थ, जैसे कोई लोहा है, लोहे को यदि आप ओपनली छोड़ दो तो कुछ दिनों बाद देखना बच्चों उस पर लाल रंग की ना ऑरेंज टाइप की एक लेयर जम जाती है उसके ऊपर, जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में जंग। तो इसको हम कैसे बताएंगे, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, acid etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to be corroded। बच्चों वो जो लेयर जम जाती है, जो ऑरेंज रेड कलर की जो एक लेयर जम जाती है लोहे के ऊपर, वो होता है ऑक्साइड। ऑक्साइड की लेयर होती है जिसकी वजह से वो लोहा धीरे 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 कमज़ोर होता जाता है और ढलवा होता जाता है। कभी भी देखना बच्चों, जंग लगा लोहा थोड़ा कमज़ोर होता है, आप उसको ईजिली तोड़ सकते हो, बजाय उस सॉलिड लोहे के जिस पे जंग नहीं लगा। इसीलिए कोरोजन होने से जो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो वीक होती जाती है, और इसीलिए उसका एरोजन होने से वो डिकम्पोज होता जाता है, हल्के हल्के धीरे धीरे करके वो ख़त्म होता जाता है और वो काफ़ी वीक हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कोरोजन। जब भी किसी मेटल को हम मॉइस्चर में, एयर में या किसी तेज़ाब में यदि रख दें कुछ टाइम के लिए, तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है जिसे कोरोजन कहा जाता है, और उससे ये मेटल कमज़ोर हो जाता है। क्लियर। अगला देखो, इसमें एग्जाम्पल और दिया हुआ बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो जंग लगने की मैं बात कर रहा हूँ। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन।
जैसे आपने लोहे का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, उस पर लाल और ऑरेंज रंग की जो लेयर जम जाती है ऑक्साइड की, सेम वैसे ही सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है। कभी आप देखना बच्चों, सिल्वर का कोई भी सामान आपके कमरे में, आपके घर में रखा हुआ है तो कुछ टाइम के बाद वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हवा में नमी भी होती है और उस नमी की उपस्थिति में उसके ऊपर कोरोजन होना शुरू हो जाता है, एक लेयर जमनी शुरू हो जाती है ऑक्साइड की, जो कि काले रंग की होती है। सिल्वर के ऊपर, चांदी के ऊपर कह रहा हूँ बच्चों, और कॉपर के ऊपर हरे रंग की लेयर जमनी शुरू हो जाती है। वो भी कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है। अगला पॉइंट देखो बच्चों, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोरोजन से बचा कैसे जा सकता है, कोरोजन से जो मेटल है उसको कैसे बचाया जाए। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय पुटिंग पेंट्स। किसी भी धातु पर पेंट करने से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से, जिससे कि इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा कोई दूसरी रिएक्टिव धातु उस धातु के ऊपर चढ़ा दी जाए, ताकि यदि रिएक्शन हो तो उस धातु का हो, ना कि अंदर वाली धातु का। तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, उससे भी कोरोजन से बचा जा सकता है। और गैल्वेनाइजेशन, जिसमें कि जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है किसी भी धातु के ऊपर, जिससे कि उसका कोरोजन उस मेटल का नहीं होता। क्लियर बच्चों। और अगला पॉइंट है इसमें रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज़ नोन एज रेंसिडिटी। बच्चों कभी आप देखना, कोई भी तला हुआ कोई भी खाना जो भी हम खाते हैं जिसमें ऑयल प्रेजेंट होता है, या फिर जिसको हम तलते हैं, वो कुछ टाइम के लिए यदि आप ओपनली छोड़ दो एयर में, तो उसमें इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो सड़ना शुरू हो जाता है। इसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी, क्योंकि ऐसे में जो वो फैट है और जो ऑयल उस खाने में है उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और इसी को कहा जाता है रेंसिडिटी। इट लीड्स टू द बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है बच्चों। और अब इस रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है, उसके भी मेथड्स हैं। दो मेथड होते हैं बच्चों, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि उस खाने वाली चीज़ों को सड़ने से या ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। और दूसरा मेथड है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। किसी ऐसे कंटेनर में रखना जिससे कि हवा आ जा ना सके। बहुत टाइट कंटेनर होते हैं प्लास्टिक के भी, जिसमें हम सामान रखते हैं, ऐसा तला हुआ जैसे मट्ठी, नमकीन, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते क्योंकि हवा का आदान प्रदान बिल्कुल बंद हो जाता है उस टाइट कंटेनर में। क्लियर। हिंदी में देखो बच्चों, संक्षारण, कोरोजन जो हमने समझाया था आपको, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो इससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर होती जाती है और संक्षारित होती जाती है, जिसे संक्षारण कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ मैं, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जम जाना और तांबे के ऊपर हरी परत जम जाना। और गैल्वेनाइजेशन, यशद लेपन कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन को। विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंट करके हम उन धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश में मैंने आपको समझाया था। अगला था रेंसिडिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि वसा युक्त या तेली युक्त पदार्थों के अंदर जब गंध आनी शुरू हो जाती है, वो इसलिए होता है क्योंकि उन पदार्थों का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि उन पदार्थों में तेल और वसा होता है, और उस तेल और वसा का ऑक्सीडेशन जब होता है तो उसमें से स्मेल, गंदी बदबू और गंदा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। उससे बचने के तरीके, विकृत गंधिता को रोकने के जो उपाय थे वो थे बच्चों, किसी ऑक्सीकारक का प्रयोग करके जो ऑक्सीडेशन या फिर जो संक्षारण या उनका हो रहा है विकृत गंधिता जिसकी वजह से हो रही है उससे रोका जा सके, या फिर ऐसे वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करके जिसमें खाद्य सामग्री सुरक्षित रह सके। क्लियर बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों एक छोटा सा पॉइंट इसमें और आगे दिया हुआ है, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। बच्चों आपने चिप्स खाई होगी, चिप्स के पैकेट आपने देखे होंगे और नमकीन के पैकेट देखे होंगे, वो अंदर से इतने फूले फूले होते हैं, उसमें गैस भरी होती है। वो गैस होती है बच्चों नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस उस नमकीन को, उस चिप्स को सड़ने नहीं देती, इसीलिए वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस उन पैकेट्स में भरी जाती है। और अगला है शीतलन द्वारा, कूलिंग द्वारा। अगर आप खाने की उन पदार्थों को जिसमें तेल या फैट है उसको फ्रिज में रख दो तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते, उनमें रेंसिडिटी इतनी जल्दी नहीं होती। क्लियर। तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और पार्ट 2 और पार्ट 1
दोनों को मिलाने से आज आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं आशा करता हूँ कि पार्ट 1 और आज के इस पार्ट 2 को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और आगे आने वाले चैप्टर्स जो आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेंगे आप उनको भी अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वैल्यूएबल और कीमती वक्त दिया इस वीडियो को और इस कंटेंट को समझने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच बच्चों।